तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक मौत, दो अलग अलग पुलिस, दो अलग अलग जांच और दो अलग अलग जांच रिपोर्ट। अब मुश्किल ये है कि किस पर यकीन करें कि कौन सी रिपोर्ट सही है और कौन सी गलत। असम की आवाज़ सुपरस्टार जुबीन गर्ग, 19 सितंबर को सिंगापुर में उनकी मौत हुई थी। अब सिंगापुर में मौत हुई तो सिंगापुर की सरजमीन पर ही जांच होगी, लेकिन जुबीन गर्ग की मौत के बाद असम में जो हालात थे उसको देखते हुए असम की सरकार, असम के मुख्यमंत्री ने एक अलग से जांच बिठाई, एक स्पेशल टीम बनाई और उस टीम ने अपनी जांच की। उस टीम की फाइंडिंग्स जो थी, जो जांच के बाद असम पुलिस की, वो ये थी कि जुबीन गर्ग का मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है। 7 लोग किसी न किसी तौर पर इस कत्ल में शामिल हैं, जिनमें से 4 तो सीधे कातिल हैं और 3 अलग अलग रूप में शामिल हैं। इसके बाद असम पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी कोर्ट में। चार्जशीट दाखिल होने के बाद चार्जेस फ्रेम हो गए, 7 आरोपी जेल में हैं। अब और उन पर मुकदमा शुरू हो चुका है और मुकदमे की कार्रवाई चलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में शायद फैसला भी आ जाए। ये कहानी का एक पहलू है। लेकिन अचानक 14 जैन यानी कल, यानी कि वेंसडे को सिंगापुर से खबर आई। सिंगापुर की कोर्ट में सिंगापुर के जो पुलिस है सिंगापुर की, उसने एक रिपोर्ट दी और इसी रिपोर्ट के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया कि सिंगापुर पुलिस सही है या फिर असम पुलिस सही। असम पुलिस कह रही है कि जुबीन गर्ग का कत्ल हुआ। सिंगापुर पुलिस कहती है कि जुबीन गर्ग का कत्ल नहीं हुआ, वो एक हादसा था। असम पुलिस कह रही है कि डूबते वक्त जुबीन को बचाने की कोशिश नहीं की गई। सिंगापुर पुलिस कह रही है कि जुबीन ने खुद लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया था। असम पुलिस कह रही है कि जुबीन को साजिश के तहत शराब पिलाई गई। सिंगापुर पुलिस कह रही है कि जुबीन पहले से ही नशे में थे और उस नाव पर आने के बाद भी लगातार शराब पी रहे थे। असम पुलिस कह रही है कि जुबीन को जानबूझकर समंदर में उतारा गया। सिंगापुर पुलिस कह रही है कि जुबीन खुद ही तैराकी के लिए समंदर में उतरे अपनी मर्जी से। असम पुलिस कह रही है कि जुबीन के कत्ल के लिए सीधे 4 लोग जिम्मेदार हैं और सिंगापुर पुलिस कह रही है कि जुबीन की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है। अब सिंगापुर पुलिस ने जो कुछ कोर्ट में कहा, उसने उस पूरे केस को यू टर्न पे लाके खड़ा कर दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि असम पुलिस की चार्जशीट जो है, कोर्ट में मुकदमा जो है, 7 आरोपी जेल में जो हैं, 4 पर मर्डर का इल्ज़ाम है, अब इनका क्या होगा। और क्या असम सरकार ने जल्दबाजी में ये सब कुछ किया। जुबीन गर्ग की मौत के बाद जो जुबीन को लेकर लोकप्रियता, जो लोगों के अंदर एक भावनाएं जागी, उसको लेकर इस केस को और पेचीदा बना दिया असम सरकार ने। इस साल चुनाव भी है असम में, तो क्या उस मौत को चुनाव में भुनाने का भी काम किया गया इसी केस के ज़रिए। तो ये सारी चीज़ें बताऊं, असम सरकार की चार्जशीट से लेकर सारी कहानी तो आपको सुना दी, लेकिन सिंगापुर में जो हुआ कल, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने है, ताकि सिंगापुर पुलिस जुबीन गर्ग की मौत को लेकर क्या कुछ कह रही है ये जानना ज़रूरी है। सिंगापुर में क्रोनर्स कोर्ट है। क्रोनर्स कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई हुई और कल गवाही हुई और सिंगापुर पुलिस ने अपने बयान दिए। क्रोनर्स कोर्ट वो कोर्ट है सिंगापुर में जिसमें 2 तरह की अदालतें हैं वहाँ पर। एक जिसमें क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है, दूसरी वो जो अननेचुरल डेथ है, लेकिन जिसमें मर्डर और बाकी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। तो जुबीन गर्ग की मौत चूँकि एक समंदर में डूबने से हुई, तो उसकी वजह से ये मामला क्रोनर्स कोर्ट में गया। अब क्रोनर्स कोर्ट में होता ये है कि जो भी मैटर आता है, जो भी केस आता है, उसकी सुनवाई उसी क्रोनर्स कोर्ट का एक क्रोनर यानी एक जुडिशल अफसर करता है। पुलिस नहीं करती, जुडिशल अफसर करता है खुद, जैसे मान लीजिए कि जज करता है। तो क्रोनर्स कोर्ट के जुडिशल अफसर ने इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर बने और उन्होंने इसकी पूरी जांच की और उस जांच के बाद जो कुछ उन्होंने पाया और जो कल कहा, हूबहू सारी चीज़ें सिंगापुर पुलिस की और क्रोनर्स कोर्ट में दी गई गवाही की, बयान की पूरी रिपोर्ट अब आपके सामने, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जुबीन गर्ग की मौत के पीछे की सच्चाई क्या है।
कुनार्स कोर्ट में सिंगापुर पुलिस ने कहा कि सितंबर 2025 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने के लिए जुबीन गर्ग सिंगापुर आए थे। 19 सितंबर 2025 जिस दिन उनकी मौत हुई, उस दिन वो अपने होटल से निकले और होटल से निकलकर कैपल बे, ये एक जगह है सिंगापुर में, वहाँ के मैरीना बीच पर पहुँचे और मैरीना बीच पर एक नाव पर सवार हुए बीच किनारे से। सिंगापुर पुलिस के मुताबिक जब जुबीन गर्ग पहुँचे और उस नाव पर सवार हुए, तब कुल 20 लोग उस नाव पर सवार थे, जिनमें जुबीन गर्ग के दोस्त, उनके बैंडमेट, ऑर्गेनाइजर के कुछ लोग। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने कोर्ट को बताया कि नाव पर पहुंचते ही जुबीन गर्ग और उनके तमाम जो साथ लोग थे, उन्होंने पार्टी करनी शुरू कर दी। इन्होंने कुछ स्नैक्स लिए और फिर शराब पी नाव पर सवार कई जो विटनेस थे, उन्होंने बताया कि जुबीन ने भी शराब पी। एक गवाह कहना था कि जुबीन ने कुछ पैग लिए, जिनमें जिन, विस्की और गिनीज स्टाउट नाम की कोई एक शराब है, उसके कुछ सिप लिए। जिस नाव पर सवार थे जुबीन गर्ग और उनके साथी, वो नाव सिंगापुर के लाजरस आइलैंड से सेंट जॉन्स आइलैंड की तरफ जा रही थी। नाव चली और अब इन्हीं दोनों आइलैंड के बीच आगे बढ़ना शुरू हुई। इन्हीं दोनों आइलैंड के ठीक बीच में जब ये नाव पहुंची तो नाव रुक गई। अब वहाँ से समंदर का पूरा वो शुरू, जहाँ पे लोग जाते हैं स्कूबा डाइविंग और बाकी चीज़ें जो करते हैं, स्कूबा डाइविंग करें या फिर आप तैराकी करें। तो जब इन दो आइलैंड के बीच में नाव रुकी, इसके बाद जुबीन गर्ग पहली बार समंदर में उतरे इस नाव से, पानी में। समंदर में उतरने से पहले जुबीन ने बाकायदा लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन लाइफ जैकेट का साइज़ जो है वो बड़ा था। जब वो पानी में उतरे, लाइफ जैकेट बड़ा, तो उन्होंने लाइफ जैकेट उतार दिया पानी में ही। जब लाइफ जैकेट को उतारते हुए उस नाव के कैप्टन ने देखा तो वो ज़ोर से चीखा और उनके दोस्तों से कहा कि लाइफ जैकेट के बिना ये शख्स पानी में है, इसको फ़ौरन ऊपर बुलाओ। तो सारे दोस्त चीखे। उसके बाद चीख शोर की आवाज़ जुबीन गर्ग के कानों तक पहुंची। फिर जुबीन वापस नाव पर आ गए। नाव पर आने के बाद अब वो नाव पर थे, फिर सारे लोग मौजूद थे। थोड़ी देर के बाद नाव पर रुकने के जुबीन गर्ग ने कहा कि वो फिर से पानी में जा रहे हैं। तो इस बार ये हुआ कि भाई दूसरी जैकेट दी जाए, लाइफ जैकेट। सेकेंड टाइम में दूसरी लाइफ जैकेट दी गई जुबीन गर्ग को, लेकिन पहली बार जो दी गई थी वो साइज़ में बड़ा था और इसीलिए जुबीन गर्ग ने उतार दिया था कि जैकेट मुझसे बहुत बड़ा है साइज़ में। तो दूसरी बार थोड़े छोटे साइज़ का उन्हें जैकेट दिया गया, जो साइज़ में कम था, छोटा था। लेकिन जुबीन गर्ग ने उस जैकेट को देखा और पहना नहीं, पहनने से इनकार कर दिया और बिना लाइफ जैकेट पहने हुए पानी में उतर गए। जब वो पानी में उतरे और अब पानी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, तैरते हुए लाजरस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, मतलब थोड़ी दूरी पर बॉर्डर है वहाँ पर दोनों आइलैंड के बीच में, तो बढ़ रहे थे। तभी जब लोगों ने देखा और फिर कैप्टन ने देखा उस नाव के कि जुबीन बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतर गए हैं, तो सारे दोस्त और वो कैप्टन चीखे और उन्होंने कहा कि अपने दोस्त को वापस बुलाओ, ये रिस्की है। तो जब फिर से चीखे तो जुबीन गर्ग को आवाज़ आई। जुबीन गर्ग ने देखा, फिर उन्होंने कहा ठीक है। वो वापस नाव की तरफ अब तैरने लगे। लेकिन जैसे ही नाव की तरफ तैरने लगे, तभी अचानक थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और उनकी रफ्तार सुस्त पड़ गई और चेहरा पानी में डूबने लगा। जब ये देखा कि वो एकदम बिल्कुल फ्लैट पानी में, तब फिर आसपास के लोग भागे, जुबीन गर्ग को उठाकर ऊपर लाए और ऊपर लाने के बाद उनको सबसे पहले सीपीआर दी गई। जो सीपीआर अगर किसी को हार्ट अटैक टाइप चीज़ होती है तो फ़ौरन देने से कई बार जान बच जाती है। तो एक तरफ सीपीआर दी जा रही थी, दूसरी तरफ जुबीन गर्ग की हालत थी। फ़ौरन नाव में सवार नाव के जो लोग थे, उन्होंने पुलिस कोस्ट गार्ड को फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ एक इमरजेंसी हो गई है और एक शख्स इस तरीके से बेहोश है, सीपीआर दिया जा रहा है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पुलिस कोस्ट गार्ड फ़ोन आते ही एक पेट्रोल क्राफ्ट यानी स्पीड बोट इस नाव की तरफ रवाना कर दी है। इस स्पीड बोट को उस नाव तक पहुंचने में किनारे से कुल 9 मिनट लगते हैं।
9 मिनट। अच्छा, इस स्पीड बोट यानी कि पेट्रोल क्राफ्ट पर कोस्ट गार्ड के ही लोग यानी पुलिस वाले ही थे। वो फ़ौरन इस नाव पर सवार होते हैं और सबसे पहला काम ये करते हैं, चूँकि समंदर में उन्हें बड़ा तजुर्बा है, ऐसे कई हादसे होते हैं, जुबीन गर्ग को अपने साथ उठाते हैं और इस स्पीड बोट में बिठा लेते हैं। अब वहाँ से 6 किलोमीटर दूर किनारा है जहाँ पे सड़क है, जहाँ से एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाना है। तो अब स्पीड बोट में बिठाया गया। जो कोस्ट गार्ड के लोग हैं वो वापस CPR दे रहे हैं जुबीन गर्ग को, लेकिन जुबीन गर्ग की न धड़कन चल रही है, न नब्ज, कोई हरकत नहीं है। खैर, इसके बाद कुछ और मिनट लगता है। 9 मिनट के बाद ये लोग किनारे पर पहुंचते हैं, मैरीन बीच के पास। वहाँ ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि एम्बुलेंस पहले से रेडी है। फिर इस स्पीड बोट से जुबीन गर्ग को उतारा जाता है, उस एम्बुलेंस में रखा जाता है और फिर उन्हें वहाँ से सीधे सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने चेक किया और फिर उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। तब 19 सितंबर की शाम के 5:15 बजे थे, 5:15 PM। बाद में उसी सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम होता है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि जुबीन गर्ग की मौत डूबने से हुई, क्योंकि चेहरा उनका पानी में डूबा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी था कि जुबीन गर्ग के बॉडी पर कुछ चोट के या जख्म के निशान मिले, लेकिन जब उसकी जांच हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि ये चोट के निशान 2 वजह से आए थे। पहला, जब उन्हें समंदर में वो बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे तो उनको उठाकर नाव पर रखा जा रहा था, तो उठाकर नाव पर रखने में कुछ चोट लगी। और दूसरा, जब जुबीन गर्ग को CPR दिया जा रहा था 2 अलग अलग वक्त में, एक नाव पर और एक उस बोट पर, तो CPR की वजह से भी जिस्म पर कुछ चोट के निशान आए। तो ये चोट के निशान कुछ और नहीं थे, बल्कि ये उनको उठाने में और CPR देने के दौरान हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोर्ट में ये भी बताया गया कि जुबीन के जब ब्लड के सैंपल लिए गए तो 2 तरह की दवाओं के बारे में पता चला जो उन्होंने लिए थे। एक मेडिसिन जो था वो BP का, और दूसरा मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं उनके। इसके अलावा उनके ब्लड से किसी और मेडिसिन का कोई सैंपल या कोई भी सबूत नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा अब जुबीन गर्ग के विसरा सैंपल भी लिए गए। विसरा की रिपोर्ट हुई फॉरेंसिक लैब में सिंगापुर में। तो जब उनके खून के नमूने की जांच हुई तो उस ब्लड सैंपल में यह पाया गया कि जिस वक्त और जिस दिन जुबीन गर्ग की मौत हुई थी, उनके ब्लड में अल्कोहल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। जुबीन के 100 ml ब्लड में 333 मिलीग्राम यानी 333 मिलीग्राम अल्कोहल की मात्रा पाई गई। 100 ml ब्लड में 333 मिलीग्राम की मात्रा। अब जो सिंगापुर का अपना रूल है, नियम है ड्रिंकिंग को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, तो उनका ये है कि वहाँ के कानून के हिसाब से 100 ml ब्लड में 80 मिलीग्राम तक अगर अल्कोहल पाया जाता है तो वो कानून के दायरे में है। अगर 100 ml ब्लड में 80 मिलीग्राम ब्लड के अंश हैं वो अल्कोहल के, तो ठीक है, लेकिन 80 से ज़्यादा हुआ तो फिर वो गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ जुबीन गर्ग के ब्लड में ये तय जो है 80 मिलीग्राम से 4 गुना ज़्यादा, बल्कि 4 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा, 333 मिलीग्राम अल्कोहल पाया गया उनके ब्लड में। अब जुबीन के होटल से भी पुलिस ने 750 ml की एक विस्की की बोतल बरामद की। इस विस्की में 43 ml अल्कोहल था। मतलब अलग अलग आता है ना, 40 या फिर उससे ज़्यादा जो अल्कोहल की मात्रा होती है किसी भी ड्रिंक में, तो इसमें 43% अल्कोहल की मात्रा थी उस विस्की बोतल में। और वो विस्की की बोतल 1/3 खाली थी, सिर्फ उसमें 25% शराब बची हुई थी। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने जुबीन के विसरा रिपोर्ट की जांच की, उन्होंने कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि समुंदर में पानी में तैरने के दौरान क्या जुबीन गर्ग को मिर्गी का दौरा पड़ा था। उन्होंने कहा वो इसलिए भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि आमतौर पर ऐसा दौरा पड़ने के दौरान जो लोग इसके शिकार होते हैं उनकी ज़ुबान, जो टंग है, दोनों दांतों के बीच आ जाती है। लेकिन उनके टंग या ज़ुबान की जब जांच की गई तो ऐसे मतलब स्पेसिफिक कोई
क्लू नहीं मिला जिससे वो दावे से कह सके कि पानी के अंदर दौरा पड़ा था कि नहीं। तो यहाँ पे एक सवालिया निशान है। जिस नाव पर जुबीन गर्ग मैरिन बीच से उस आइलैंड तक पहुँचे अपने दोस्तों के साथ, उस नाव के जो कैप्टन थे उस यॉट के, उस कैप्टन ने भी कल कोर्ट में गवाही दी और उनका स्टेटमेंट पहले भी दर्ज हुआ। जो कैप्टन का पूरा बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैप्टन का बयान ये है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जब जुबीन पहली बार उनके नाव पर सवार हो रहे थे तब वो खुद अपने पैरों से नाव पर नहीं आ रहे थे। दो लोगों ने उनको कंधे से पकड़ रखा था और वो कंधे का सहारा लेकर नाव पर चढ़े थे। उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा नशे में थे, यानी नाव पर चढ़ने से पहले ही जुबीन गर्ग नशे में थे। कैप्टन ने यह भी कहा कि जो जुबीन गर्ग के लोग साथ थे वो नाव पर चढ़ने से पहले से ही शराब पी रहे थे, मतलब बीच पर खड़े होकर, और शराब पीने के बाद नाव पर चढ़े और फिर नाव पर आने के बाद भी इन लोगों ने ड्रिंक की, शराब पी। कैप्टन का यह भी बयान है कि उन्होंने जब नाव पर ये तमाम लोग इकट्ठा हो गए तब उन्होंने 2 बार सेफ्टी के लिए ब्रीफिंग दी। पहली बार जैसे ये सारे लोग एक साथ नाव पर आ चुके, और दूसरी बार जब ये समंदर में पहुंचे उस आइलैंड के पास जहां से अभी लोगों को तैराकी करनी थी, तो दूसरी बार उन्होंने फिर ब्रीफिंग दी। और ये पहली और दूसरी ब्रीफिंग दोनों में क्लियर कर दिया था कि कोई भी शख्स जो इस नाव पर अब सवार हुआ है जब तक नाव पर रहेगा लाइफ जैकेट पहने रहेगा। जैसे अमूमन आप देखते हैं कि प्लेन में आप बैठते हैं तो होता है कि आप सीट बेल्ट लगाए रखेंगे, आप लाइट बंद भी हो जाए तो भी एयर होस्टेस कहती है कि सीट बेल्ट लगाए रखने में फ़ायदा है तो आप लगाए रखें। उसी तरीके से ये था कि जब तक आप नाव पर हैं, जब तक आप पानी के ऊपर हैं, आप लाइफ जैकेट पहने रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने इसका पालन नहीं किया। इसी कैप्टन के हिसाब से जब जुबीन गर्ग पहली बार पानी में उतरे, इनका भी बयान है, तब वो लाइफ जैकेट पहनकर गए थे, लेकिन पानी में उतरने के बाद उन्होंने अचानक पानी में ही लाइफ जैकेट उतार दिया। कैप्टन ने देखा तब वो घबराया कि ये क्या है। अच्छा, उन्हें पहले ही बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि ये नशे में है। नशे में तो पानी में उतरना वो भी अपने आप में खतरनाक, ऊपर से लाइफ जैकेट उतार देना। तब उन्होंने इनके दोस्तों से कहा कि उसे वापस बुलाओ। तब दोस्तों ने जो साथ में थे उन्होंने वापस बुलाया। तब जुबीन गर्ग वापस नाव पर आते हैं और फिर जब थोड़ी देर के बाद वो वापस जाते हैं तो इस बार फिर उन्हें लाइफ जैकेट दी गई नाव के स्टाफ की तरफ से, पर उन्होंने पहना नहीं क्योंकि वो इस बार कह रहे थे कि साइज़ में छोटा है। कैप्टन ने तब नहीं देखा, लेकिन बिना लाइफ जैकेट के जैसे ही जुबीन गर्ग पानी में उतर गए, ये कैप्टन का बयान है कोर्ट में, तब उन्होंने जैसे ही देखा जुबीन गर्ग को बिना लाइफ जैकेट के उस समंदर में अच्छी खासी गहराई, तब वो ज़ोर से उनके दोस्तों से उन्होंने कहा कि ये बहुत रिस्की है, आप उसे वापस बुलाइए, बिना लाइफ जैकेट के पानी में नहीं जाना है। तब दोस्तों ने कहा कि वापस आओ। जुबीन गर्ग ने ये बात सुनी, पलट कर देखा नाव की तरफ, और अब वापस ही आ रहे थे कि थोड़ी ही देर के बाद उनकी रफ्तार सुस्त हो गई और चेहरा अचानक पानी के अंदर, और फिर वो ऐसा लगा कि जैसे पानी के ऊपर बेजान लाश तैर रही है। तब लोग घबराए, फ़ौरन उनको ऊपर लेकर आए, और ऊपर लाने के बाद फिर वो जो CPR और बाकी चीज़ थी। कैप्टन का ये भी कहना था कि नाव पर सवार ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग जुबीन गर्ग लगातार शराब पी रहे थे, नाव पर चढ़ने से पहले भी, और कैप्टन के हिसाब से जब वो नाव पर आए तब भी वो अपने आप नहीं चल रहे थे बल्कि सहारा देकर लाया गया था। तो अब सवाल ये है कि नाव के जो कैप्टन उनकी भी रिपोर्ट आ गई। सिंगापुर पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट में लास्ट में ये कहा कि जितने भी फॉरेंसिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आई विटनेस, कैप्टन, इनकी टीम के लोग, इन सब से बातें की, होटल के रूम की फिर तलाशी हुई, सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद कहीं कोई डाउट नहीं कि ये मामला एक ड्रॉनिंग का है और इसमें कोई भी फाउल प्ले नहीं है, यानी जुबीन गर्ग की मौत में कोई साजिश नहीं है। तो ये एक हादसा था। अब ये पूरी रिपोर्ट तो आ गई, क्रोनर्स कोर्ट को ये कह दिया कि इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई फाउल प्ले नहीं है, ये एक सीधा साधा हादसे का केस है। अब सवाल ये है कि क्राइम सीन की सरजमीन सिंगापुर, जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई, जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम सिंगापुर में हुआ, विसरा की जांच सिंगापुर में हुई, वहाँ की पुलिस ने जांच की, उसके बाद फिर वापस बॉडी आई, फिर यहाँ
असम में ही सब कुछ हुआ। असम सरकार ने दोबारा गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया, दोबारा से जुबीन गर्ग के विसरा की जांच कराई गई। सिंगापुर पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट बहुत पहले असम पुलिस को सौंपी जा चुकी थी, सरकार को। आपको याद होगा बहुत पहले मैंने आपको कहानी में यह भी कहा था कि सीआईडी असम पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो टीम थी वो उस रिपोर्ट को लेकर एक बार जुबीन गर्ग के घर भी पहुंची थी उनकी वाइफ को देने के लिए, और उनकी वाइफ ने कहा था कि हमने वो रिपोर्ट देखकर उनको लौटा दिया, और ये भी कहा था कि ये पुलिस के ऊपर है कि वो इन रिपोर्ट को पब्लिक करे या ना करे, सार्वजनिक करे कि नहीं करे। अब सवाल ये है कि दो रिपोर्ट, विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिंगापुर से, दो रिपोर्ट यहाँ से असम से, पोस्टमार्टम और विसरा की। आज तक, आज की तारीख तक जबकि चार्जशीट भी दाखिल हो गई, असम पुलिस ने या असम की गवर्नमेंट ने कभी पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर उन दोनों रिपोर्ट को पब्लिक क्यों नहीं किया? उसकी वजह यही थी कि चूंकि उस वक्त माहौल ऐसा था कि जब विसरा रिपोर्ट सामने आएगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि जब ये हादसा हुआ तब जुबीन गर्ग ने शराब पी थी, नशे में थे। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी यही रिपोर्ट आई जो उनकी यहाँ पे विसरा की जांच हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट को असम पुलिस और असम सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। सिंगापुर पुलिस को करना था, कर दिया। अब सारी चीज़ें देश के सामने हैं। सिंगापुर पुलिस ने यह भी कह दिया कि ये एक हादसा है, इसमें साजिश नहीं है। तो सवाल ये है कि बिना किसी ठोस जांच के, बिना किसी प्रूफ के असम पुलिस ने इसे मर्डर कैसे करार दिया? और दिया तो दिया, 7 लोगों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें से 4 को तो सीधे सीधे कत्ल का आरोपी बना दिया और 7 के ऊपर साजिश के आरोप लगाए। तो ये क्यों और कैसे? तो जब आपके पास बाकी कोई सबूत नहीं, क्योंकि क्राइम सीन से ही मेन सब कुछ आ गया, कोर्ट में वहाँ कह दिया गया, तो इस चार्जशीट को देखकर अब यही है कि असम सरकार ने लोगों की भावनाओं को देखते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने कई बार कहा कि ये मर्डर है, मर्डर है, पता नहीं किस प्रूफ पर, किस सबूत पर कह रहे थे, लेकिन ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। खुद इसी बाकी सिंगापुर पुलिस की भी आप रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, खुद इस चार्जशीट में अपने आप में एक सवाल है। सवाल ये है कि जिन 7 लोगों को अलग अलग आरोपी बनाया गया इस केस में, जिसमें उनके मैनेजर हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, कज़न है, 2 पीएसओ हैं पुलिस वाले, इन सबको एक साथ, इनका मकसद क्या है जुबीन गर्ग को मारने के लिए? जो मोटिव होता है किसी भी मर्डर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर किसी का कोई कत्ल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जवाब और वजह तो आपको बताना पड़ेगा। इस चार्जशीट में वो मोटिव हर एक के लिए कॉमन एक साथ जुड़े कि 7 लोग एक साथ आए एक शख्स को मारने के लिए, वो क्लियर ही नहीं है। तो जब क्लियर ही नहीं है तो जिस मोटिव पे ही आप सबसे पहले हार रहे हो, तो फिर ऐसी चार्जशीट का मतलब क्या था? अब इस चार्जशीट के बाद असम सरकार, असम पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, वो खामोश हैं, इस पर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि सिंगापुर पुलिस की इस फाइंडिंग्स को आप कोर्ट पे तो नहीं झुटला सकते। तब होगा ये कि शायद इस चार्जशीट का हश्र बहुत बेकार हो, और जो 7 लोग अभी तक जेल में हैं जुबीन गर्ग की मौत के इल्ज़ाम में, वो आसानी से ज़मानत लेकर अब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि केस ही कमज़ोर है। तो सिंगापुर पुलिस की इस फाइंडिंग के बाद, कोर्ट में इस बयान के बाद, ये पूरा मामला फिर से वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ पे पहले था। तो ये थी आज की कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शान खान इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शान। इसके अलावा इंद्रपाल सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इंद्रपाल जी। साथ ही रेहान कादरी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रेहान कादरी, और ये शुएब कादरी के बेटे हैं। साथ ही प्रतिभा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रतिभा, और ये अंशुल कटियार जी की वाइफ हैं। इसके अलावा अल्तमश बाबू, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अल्तमश, और ये आसिफ इकबाल के भाई हैं। साथ ही अनिल कुमार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल, और ये भेजा है संगीता कुमारी ने, संगीता के हस्बैंड हैं अनिल। तूबा मलिक, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तूबा।
और ये शारिक मलिक साहब की वाइफ हैं। इसके अलावा गुरिंदर सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे गुरिंदर साहब। और ये भेजा है इमरान ने, जिनके वो दोस्त हैं। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।